हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम 10th क्लास का 2022 का मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2023 का पेपर सॉल्व करा था। अब हम 2022 का कर रहे हैं। फिर आगे ये 2022 के बाद हम आगे 2021 का और 2024 का, फिर 2019 का 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सब सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सब क्वेश्चन है आपका फर्स्ट में बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चूज द करेक्ट क्वेश्चन है। 6 आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक पहला फर्स्ट क्वेश्चन है किसका बोला गया है HCF फाइंड करना है। 91 और 21 का हमें क्या निकालना है बच्चों? HCF निकालना है। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा निकालना है। तो देखिए हम मासा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन रहेंगे इसमें, उसको हमें टिक करना है जो भी है, मतलब उसको आंसर में लिखना रहता है। 4 ऑप्शन में से एक आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पर 91 और 21 है, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे 91 को और 21 को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर कितने से, 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से देखेंगे, मतलब हम अभाज्य गुणनखंड संख्या से डिवाइड करते हैं। अभाज्य प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? जो किसी से डिवाइड ना हो, जो खुद और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो किसी से नहीं कटता, मतलब जिसमें ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक खुद होता है और एक 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से दे रहे हैं, तो 2 में यहाँ 1 है, इसलिए 2 से जाएगा नहीं। फिर 3 से देंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर 5 से देंगे, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर आप 13 आ गया, 13 भी 7 से जाएगा नहीं, 1 टाइम्स दे दिया। आप इसको कर रहे हैं बच्चों, तो 3 से चला जाएगा। 3 7 21, 3 7 जा 21, फिर 7 से देंगे, 7 1 जा 7। तो हमने देखा इन दोनों में HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है बच्चों कॉमन संख्या। तो कॉमन संख्या क्या है इन दोनों में? 91 में आपको दिख रहा है, 91 में 7 × 13 लिखा, और 21 को क्या लिखा बच्चों अपन ने? इसको लिखा 3 × 7। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको? ये संख्या मिल रही है, क्या कॉमन मिल रही है ना? तो यही आपका आंसर है। समझ में आया? मतलब कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर, समझ में आया? स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। क्लियर ना बच्चों? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है, समझ में आया? वो संख्या क्या कहलाती है? HCF कहलाती है। क्लियर? चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है, यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई हैं। इक्वेशन है आपकी x + 2y + 5 = 0, और सेकंड दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है -3x प्लस नहीं -6y + 1 = 0। ये 2 इक्वेशन दी हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं, और बोला गया है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और नन ऑफ दीज। मतलब उन्होंने बोला एक हल है, या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें सॉल्व करना है। तो पहले हमें, आपको पता है कि जब ऐसे सिचुएशन होती तो हम चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है बच्चों? हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 से हम कंपेयर करते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना मिलता है? 1, B1 का वैल्यू मिल जाएगा 2, C1 का वैल्यू 5, और यहाँ पर A2 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू 6 और C2 का वैल्यू 1। अच्छा बच्चों, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये रफ में सॉल्व करना है, ऐसे वहाँ नहीं करना है। वहाँ तो आंसर देना है करेक्टली। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो हम क्या करें, 1/A1/A2, इसको अपॉन में रखा तो क्या बना बच्चों? -1/-3 है। ऐसा है कि नहीं बोलो? B1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? B1/B2 का वैल्यू आ जाएगा 2/6। देखो इसको भी कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। यहाँ पर आया -1/3 आया, प्लस का 1/3 है, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है ना, नहीं इसमें है ना माइनस,
ये माइनस का है तो ये माइनस का है, तो ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का है, माइनस का 1/3 हो गया। फिर C1/C2 चेक करेंगे, C1/C2 क्या है, 5/1। तो आप देखो बच्चों, पहला और दूसरा बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2। इसका मतलब है कौन सा हल होगा, कौन सा होगा, जल्दी बोलो। हाँ, एक अद्वितीय हल में तो भैया पहला मान दूसरे के बराबर नहीं होता है। मनोहर दादा, ठीक है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा पूरा लॉजिक कंसंट्रेशन लाओ, ठीक है, पूरे संसार का भ्रमण मत करो अभी। समझ में आया, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्या होगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे सेकंड में बोला गया है नो सॉल्यूशन, तो इसमें आपका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। समझ में आया, कोई हल नहीं है। समझ में आया, इस तरह से हम बच्चों सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax²। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब इतना इक्वेशन है ये इक्वेशन, इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है सम ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योगफल। योगफल पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, अल्फा, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो, -b/a। ये आंसर है। यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलता तो क्या लिखते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ c अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है सूत्र में, शून्यकों का गुणनफल। कौन बताएगा ये, मनोहर मेहमान। c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अपन से पूछा क्या है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला पूछा, ठीक है। तो हम आंसर क्या देंगे बच्चों, जिस ऑप्शन में ये है वही आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं आया, बी ऊपर आना चाहिए माइनस का और ए नीचे आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला गया है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर बोला x² - 4x + 4 = 0। ये लिखा है बेटा। इसमें क्या बोला है, डिस्क्रिमिनेंट बताना, मतलब विविक्तिकर बताना है। विविक्तिकर बताने के लिए पहले तो आप क्या करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे बराबर 0 से, है ना। तुलना करेंगे, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -4 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, क्या आया समझ में भाई साहब, समझ में आया आपको। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 4। अब डी कौन, डी फॉर दादा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विविक्तिकर बोलते हैं ना। विविक्तिकर या क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है बच्चों, यह सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। इसमें वैल्यू छाप देते हैं तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 × 1 × 4। तो यहाँ पर क्या मिला बेटा, यहाँ पर मिला 16 माइनस का 16 बराबर क्या आया, 0। 0 आया। आंसर वैसे हमें बताना 0 है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 0 जहाँ दिख रहा होगा वो उसको हम लिख देंगे। लेकिन यदि आपसे पूछता, मैं आपसे क्रॉस बात करता हूँ कि यदि आपको 3 पोजीशन बताता है डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में वर्ग समीकरण का क्या करता है, वर्ग समीकरण का बिहेवियर बताता है, मतलब है इसकी प्रकृति बताता है, इसका नेचर बताता है कि यह किस टाइप का होगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे पंडित जी अपना हाथ देख के बताते हैं, ठीक है, या मान लीजिए बचपन में कोई बच्चा है, उसको मतलब वो कुंडली देख के बताते हैं कि हाँ ये इसके लक्षण अच्छे हैं, रहेंगे आगे चल के कि नहीं रहेंगे, ठीक है। पूरे डेटा बताते हैं, ये अच्छा का निकलेगा या गड़बड़ होगा, गड़बड़ होने का मतलब है उपद्रवी होगा, ठीक है, या बहुत सीधा साधा है, पूरा नेचर बताते हैं। ऐसे ही ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वर्ग समीकरण का पूरा भविष्य नेचर बता देते हैं कि इसके रूट जो है ना, मूल हैं
कैसे होंगे? यदि डी का वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है? डी का वैल्यू जब बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं हम? रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे। कैसे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसमें मतलब मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 होता है तो क्या हम क्या बोलेंगे? रूट रियल तो रहेंगे और साथ में क्या रहेंगे? इक्वल। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं? अनइक्वल रहते हैं ना। और तीसरी पोजीशन इसमें क्या है? मतलब अलग अलग रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, है ना। निक रूट्स, रियल रूट मतलब इसमें क्या बोलते हैं आप? वास्तविक और कैसे? भिन्न, वास्तविक भिन्न होंगे, है ना। और इसमें क्या होते हैं? कैसे होते हैं? इक्वल मतलब समान। रियल तो रहेंगे, समान रहेंगे। और इसमें कैसे होते हैं बच्चों? डी का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है, छोटा मतलब नेगेटिव आते हैं नंबर। कैसा? अवास्तविक, जिसको हम नो रियल रूट बोल सकते हैं, नहीं वास्तविक नहीं होते, है ना। या काल्पनिक इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से ये तीनों की कई बार नेचर पूछ लेता है, तो यह पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है बेटा जी। यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। आप बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। एक सर्कल पर उसने बोला है कि कितने जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो आप बताओ कितना हो सकता है? आंसर बोलिए। नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं? बताइए। ठीक है, बोलिए। एक सर्कल पर, एक पॉइंट पर। देखिए वैसे तो सर्कल पर इनफाइनाइट खींची जा सकती हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि हर जो सर्कल होता है ना, जो वृत्त होता है, वो असंख्य अनेक बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, तो हम हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल पर कितनी होंगी? एक वृत्त पर कितनी रेखाएं होंगी? अनंत खींची जा सकती हैं। लेकिन अपन ने बोला कि एक व्रत क्या करता है? एक ही रेखा, एक व्रत पर केवल एक ही स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ने एक रेखा को पकड़ा, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइन बनेगी, टेंजेंट लाइन बनेगी। लेकिन एक पॉइंट पर कितनी होगी? एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं खींच सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यह आंसर होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी का 6, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0.5 और 0-5। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, तो इसमें आ जाएगा 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दो पॉइंट है एक 50, एक है -50। आपको डिस्टेंस बताना बेटा, नहीं, यह क्वेश्चन यहां पर है 0 और 5, इन दोनों के बीच दूरी निकालना। तो दूरी का फार्मूला आपने पढ़ी है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है ना। इसमें वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो -5 में से 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 में से कितना? -5 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 5 ही बचा, -5 वर्क करेंगे तो प्लस का जाएगा, 25 हो गया, 25। और यहाँ पर क्या हो गया? ये भी 25 हो जाएगा, 25 50 हो गया, 50 को मतलब 50 हो गया। 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5√2 मतलब 25 × 2 लिख सकते हैं ना। 25 इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 लिख सकते हैं। और 25 बाहर निकले आएगा, क्या जाएगा? 5√2। ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? जहां पर ये होगा तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट होते हैं। अब हम फिलअप की बात कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों ये जो है ना क्वेश्चन पेपर है, आप एमपी बोर्ड की साइट पे या गूगल पे कहीं भी आप जब डालेंगे एमपी बोर्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो ये आ जाएगा। समझ में आया? तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। यदि मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और फिर सॉल्व कराऊंगा तो टाइम काफ़ी जाएगा, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर लिखा गया है HCF किसका? AB का, A और A, B,
और यहाँ पर बोला है इनटू मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी का एलसीएम। आपको पता है बेटा जी, आपने फार्मूले में पढ़ा भी है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है कि जब दो रेखाएं होती है एचसीएफ, कोई दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम किसके इक्वल होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ का मान चाहिए तो एलसीएम को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, फिर एलसीएम का मान निकालना है तो एचसीएफ को उधर भेज देंगे। समझ में आया कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का गुणा, ऐसा है गुणा। ठीक है, तो आपको पता है यदि एचसीएफ का मान चाहिए एलसीएम उधर, एलसीएम का मान चाहिए एचसीएफ उधर, और यदि इनमें से दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए दो नंबर हो गए, तो यहां पर बोला है एलसीएम ऑफ ए बी दो नंबर हैं, इनका क्या है एचसीएफ, और एलसीएम किसका? ए बी, दो संख्याओं का। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? संख्याओं का गुणा मतलब बोले तो ए बी, ए और बी दो संख्या है तो इन दोनों का गुणा आएगा। समझ में आया कि नहीं? यह मतलब यह है, इसको हमने फिल कर दिया। समझ में आया कि नहीं? यह ब्लैंक था, मतलब ये खाली स्थान था, यहाँ पर डैश डैश लगा था, हमने उसको फिल कर दिया। समझ में आया? इस तरह से हमें इसको फिल करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है बच्चों इन द इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू बेटा उन्होंने दे दिया है हमें कितना, x इक्वल टू 3 दे दिया, तो y का वैल्यू पूछ लिया है, तो अपन क्या करेंगे, जे मान है ना इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो क्या सॉल्व कर लेंगे, और तो देखो 3 प्लस y बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 8, इसका ट्रांसफर करेंगे तो -3, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों 5। ये हमारा आंसर है। तो इस पे आंसर में हम क्या लिख देंगे बेटा 5 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नंबर डाल के हम क्वेश्चन y का वैल्यू कितना है 5, ये लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। आपने पढ़ा है बेटा, मैंने आपको बताया अभी कि जितना बहुपद, जितना बड़ा बहुपद होता है, जितनी घात बहुपद की होती है, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। सिंपल सी बात है। आप बताइए यदि मतलब जितनी घात, जितनी डिग्री किसी पॉलिनोमियल, जैसे ax प्लस बी लिखा है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? इक्वल में जीरो नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल है ये। और इस पे क्या होने चाहिए, नॉन इंटीजर, पावर कैसी होनी चाहिए, चरराशि पे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। सिंपल से शब्दों में बोले तो समझ में आया, नॉन नेगेटिव है ना, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। दशमलव नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, करनी वाली पावर नहीं चाहिए, और कौन सी नहीं चाहिए, रेशनल बटे वाली, और नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है। ये कितने वाला, कितनी घात वाला है, इस पर कितनी घात लगी है, कोई नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। अच्छा, ax² प्लस bx प्लस c पे कितने की घात, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। तो यह है, इसके शून्य कितना रहेंगे 2, इसके कितने रहेंगे 1। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d लिखा है, इसमें कितने शून्यक रहेंगे 3। तो यहाँ पर 3, उसने बोला 3 घात का कोई, ठीक है, कोई बहुपद है, उसके शून्य कितने होंगे। तो हमें पता है भैया जितनी घात उतने, समझ में आया, उतने क्या रहेंगे शून्य। तो इसमें सम जीरोस क्या रहेंगे बच्चों 3 हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने बोला है a फर्स्ट टर्म दिया है, n दिया है और d nth टर्म निकालना, और d दिया है किसी AP का यदि a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, मतलब प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो an वाला फार्मूला nth टर्म फाइंड करना है an। तो an का फार्मूला बता सकते हो क्या आप? बताओ क्या होता है बेटा? ठीक है, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का। होता है कि नहीं होता? अच्छा, और भी फार्मूले होते हैं, SN वाला सूत्र पढ़ा है आपने? अच्छा, इसी में अंत से n पद निकालना, तो फार्मूला बोलो, nth टर्म फ्रॉम एंड से, अंत से। तो क्या होता है L फर्स्ट टर्म हो जाता है, और जो D है ना वो D निगेटिव हो जाता है ना, इसलिए इसको यहाँ D माइनस का लेना पड़ता है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्यों लेना पड़ता है आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, लास्ट टर्म जैसे मान लो गिनती की संख्या है 1 2 3 4, यहाँ पर 99 100 और यहाँ पर 98 ऐसी लिखी हुई 100 तक लिखी है कि नहीं। शुरुआत से बात करेंगे तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो आप डी निकालेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, प्लस का डी आया कि नहीं आया।
लेकिन जब आप अंत अंत से काउंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से कर रहे हैं, तो आप इसको फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, मतलब ये एल हो गया 100, जी निकालेंगे तो क्या करेंगे 99 में से 100 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आया कि नहीं आया, और इसको यहाँ पर रखेंगे माइनस, तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो n-1 इंटू डी ये फार्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अच्छा एसएन वाले फार्मूले, फर्स्ट मतलब nth टर्मों का, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से आपको nth टर्म फाइंड करना है, उसका nth टर्म का सम फाइंड करना, मतलब योग याद करना है n पदों का। फार्मूला बोलना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है बच्चों। लगातार यदि टर्म दिए हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो उनके लिए ये फार्मूला होता है। अच्छा इसका एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं n/2 a प्लस an भी बोल देते हैं। समझ में आया। इसमें क्या होता है बच्चों, लास्ट पद दिया होता है। समझ में आया कि नहीं, लास्ट पद दिया होता है, डी गायब है, बीच में गायब है नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में, डी गायब है, लास्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म दिया, और पदों की नंबर ऑफ टर्म दिया है, पदों की संख्या बताई है कि इतने पद हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कब हम फाइंड करते हैं, समझ में आया कि नहीं, इस फार्मूले को लगाते हैं, क्लियर। लेकिन एक बात है, कई बार ये सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। समझ में आया, तो आपको यही वाला फार्मूला लगाना है, ना कि ये वाला। आप बोलेंगे और इस सम के लिए तो दो फार्मूले होते हैं, दोनों में से कोई सा भी लगा दीजिए, नहीं, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना तो ये फार्मूला। समझ में आया, पदों का यदि n पदों का योग ज्ञात करना है तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। समझ गए ना, ठीक है। फर्क है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है ना तो वो भी थोड़ा सिक्वेंस में कुछ भी, मतलब यदि उनको ये लगवाना ना तो वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्या लिखना है, आपको उसी क्रम में आपको लिखना होता है। क्लियर बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर बोला है ईच स्क्वायर ऑफ। अच्छा बच्चों देखो, सिमिलर की बात कर रहे हैं। सिमिलर क्या होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ईच स्क्वायर। यहाँ पहले तो सिमिलर की बात करो। सिमिलर क्या होता है, जिनका शेप, तो शेप कैसा रहता है, सेम होता है, साइज डिफरेंट होता है, मतलब जिनका आकार समान होता है परंतु माप अलग अलग होती है, उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो आपको पता है ऐसी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, कौन सा, इक्विलेटरल, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और क्या हो गया, यदि क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो क्या होगा, वर्ग। अरे तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज में बात करेंगे कि कौन से त्रिभुज समरूप हैं, तो आप समरूप क्या बोलेंगे, सिमिलर कौन से होंगे, त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल भी कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिनमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समझ गए, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, उनको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सिमिलरिटी की कंडीशन कहती है कैसे होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपात में होने चाहिए, और संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब वो दो आकृतियां या दो शेप, मतलब जो भी हैं, समझ में आया, दो आकृतियां कैसी रहेंगी, समरूप कहलाती हैं। समझ में आया कि नहीं। तो आपको पता है स्क्वायर में क्या होगा, इसमें प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का है कि नहीं है, और 90 डिग्री का है तो भुजाएं, यदि इसकी भुजा, आपको पता है कोण भी, भुजाएं बराबर भी होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं, होते कि नहीं। तो इस भुजा को मान लो ये 1 है, ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी, ये 2 होगी, ये 2 होगी और ये भी 2 होगी, तो कोण तो वैसे ही बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गए। स्क्वायर में बात करेंगे तो स्क्वायर में मतलब क्वाड्रिलेटरल में बात करेंगे, चतुर्भुज में बात करेंगे तो स्क्वायर होगा। स्क्वायर में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, और प्रत्येक और भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं इसमें भी, तो स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको पता, सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी सर्कल में, प्रत्येक सर्कल में कितने का कोण बनता है, 360 का। आपको पता है कितना बड़ा, कोई भी बड़ा छोटा कितना भी हो जाए, तो आपको पता है रेडियस तो क्या है, अनुपात में आएंगे ही, कोण बराबर हैं ही।
जिनके कोण बराबर हैं और भुजाएं अनुपात में है वो सिमिलर होंगी, समरूप होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर बोला है ऑल स्क्वायर आर फिर डैश डैश, तो क्या आएगा बेटा? सिमिलर, समरूप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर बोला है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन है, एक लाइन क्या कर रही है बेटा? एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। उसने बोला है कि यह इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है, ठीक है, ऐसे काट रही है, कौन से 2 पॉइंट्स पर। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। दो बिंदुओं पर कट कर रही है ना, ठीक है, तो ये कौन हो गई? कौन सी रेखा? छेदक रेखा, काटने वाली रेखा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हो। छेदक रेखा आंसर नाम नहीं आ रहा आपको, प्रतिच्छेदी रेखा लिख दो। बोलेगा हिंदी में लिखेगा कि एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे भैया? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा यदि नहीं आती। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, जो टच करती है उस लाइन को क्या कहते हैं अपन? स्पर्श रेखा। स्पर्श कर रही है ना, तो स्पर्श रेखा। काट रही है, छेदक रेखा। प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदी रेखा। आया समझ में कि नहीं? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक फार्मूला बताना है एरिया ज्ञात करने का, सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला बताना बेटा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यदि त्रिज्या आर है। लेकिन ध्यान रखियो, ये सस्पेंस वाली बात है। यदि उसने बोला है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और रेडियस उसने दे दिया, आर की जगह कुछ और दे दिया, तो वही आएगा। समझ में आया? आपने ये लगा के छोड़ा है। समझ में आया? त्रिज्या आर दी है, यदि कैपिटल आर बोल देता ना त्रिज्या, तो मैं इस फार्मूले को चेंज कर देता, पाई आर स्क्वायर बोलता। समझ में आया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर पे डिपेंड है। आर यदि स्मॉल है तो स्मॉल में लिखना, कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना, अपने तरीके से कुछ नहीं लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, रब कर दें। चलिए अब आगे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, हाँ बच्चों देखो बेटा, मैच द कॉलम दिए गए हैं। सेक 90 माइनस थीटा, हालांकि यह रिड्यूस हो गया है, कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन 0 डिग्री, और यहाँ पर लिखा है कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है बेटा, इसको करना है। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा इसका होता है बच्चों, देखो साइन सेक का पड़ोसी कौन होता है? कॉसेक होता है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा, है ना। इसका कॉस का वैल्यू निकालना है आपको, कॉस थीटा का वैल्यू दिया है। अब ऑप्शन यहाँ पर डिपेंड करेंगे, यहाँ पर दिया है क्या, ऑप्शन दिए हैं आपको 1/, इसका क्या आएगा, कॉस का 1/, सेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/, सेक थीटा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं तो सेक थीटा आएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और ये आपको पता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, क्या होता है इसका वैल्यू सेक थीटा। ठीक है, और इसका क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, किसका होता है साइन थीटा। ये इसके आंसर आएंगे। क्लियर क्या बेटा? ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, ये सब हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, है ना। देखो आइडेंटिटी पढ़ी अपन ने, सीको शैतान कोसे को काटने से, पढ़ा है कि नहीं? आपको पता होगा, मैंने बताया था सीको यहाँ पर लिखा था मैंने, सीको शैतान कोसे को काटना, है ना, कोसे को काटना। इससे अपन ने क्या सीखा था बच्चों? कोसे को काटना, कोसे को काटना। इससे अपन ने क्या सीखा था बच्चों? आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी बोले तो साइन, यहाँ सी फार साइन थीटा को फार, कॉस थीटा से फार, सेक थीटा तान फार टेन थीटा, और इसके बाद कोसेक फार कॉसिक थीटा, और कॉट फार कॉट थीटा। आइडेंटिटी कैसे बनाई थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1, मतलब इन दोनों में प्लस रहता है। इसके बाद क्या था? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ बोलो क्या नाम है? उज्ज्वल सेन, बोलिए आप। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। सी को मतलब साइन और कॉस, और शैतान में सेक और टेन, ये यहाँ पर लास्ट में 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें इसमें प्लस आता है, बाकी सब में दोनों में कैसा आता है? माइनस आता है। तो इस तरह से आइडेंटिटी पढ़ी थी। और भी हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि देखिए जो सामने सामने होता है वो, जैसे भी बताया तो मैंने एल ए एल बटे के से, है ना, लाल बटे का। यहाँ पर साइन था, यहाँ पर क्या था? कॉस था, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉसेक, सेक और कॉट। यहाँ पर साइन थीटा का मान लंब बटे का एन, कॉस थीटा का मान आधार बटे का एन, इसका मान लंब बटे आधार। हमने पढ़ा था इसको पी बी पी अपॉन एच एच बी से भी करते थे कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने आपको पढ़ाया है, क्लियर। और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? यदि हम इनके रेसिप्रोकल की बात करें, 1 अपॉन से कॉसेक थीटा, कॉस का 1 अपॉन सेक थीटा, टेन का 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक का, कॉट का, टेन का बाजू में देखने पर, सामने की बाजू में देखने पर क्या आएगा? सेक थीटा अपॉन, खुद की बाजू में देखने पर कॉट का, सामने वाले के बाजू में देखने कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन, खुद की बाजू में देखने पर, यह पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आप इसको पता है। तो हमने ये देखो ट्रिग्नोमेट्री से ही आपकी जोड़ियां आई लगभग 3-4, 1-2 अलग कर सकते हैं वो, लेकिन वो अलग ही दिखेंगी आपको, समझ में, अलग चैप्टर से रहेंगी। हालांकि यदि इसी चैप्टर से आती हैं पूरी की पूरी तो कन्फ्यूजन होता है, समझ में आया। हालांकि आपने यदि ट्रिक से याद करे हैं इनको तो आप कभी भूलेंगे नहीं, समझ में, और बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन गिवन है। 4th क्वेश्चन इस तरह से आपको बोला गया है, वन वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ पर बोला है बेटा, यहाँ पर बोला गया है ए इक्वल्स टू बी क्यू लिखा है। तो उसने बोला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए और बी, ए और बी में क्या रिलेशन है, समझ में आया। तो आपको पता है अच्छे से ए बराबर बी क्यू लिखा है, और आपको यह भी पता है कि जैसे आपने पहले कभी पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, समझ में आया, शेषफल समझ में आया। मतलब डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा है बेटा कहीं भी? आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। सीधे शब्दों में बोलूं, जैसे मान लो सिंपल सी बात बोलूं, 7 है, 7 में मैं भाग लगा रहा हूं कितने का? 7 में भाग लगा रहा हूं, मान लो 7 कोई संख्या है, उसमें भाग लगा रहा हूं 2 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 भाग, तो 2 तिया 6, 3 बार गया, 1 बच गया, 1 को यहाँ लिखूंगा, समझ गए ना। तो 7 क्या हो गया? भाज्य हो गया, ठीक है, भाज्य हो गया, समझ में आया। भाज्य संख्या हो गई 7, मतलब डिविडेंड क्या हो गया? 7, और 2 से भाग लगा रहे हैं, ये कौन हो गया? डिवाइजर हो गया, और ये कौन हो गया? कोसेंट, भागफल आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये शेषफल क्या बनाया। लेकिन अब सुनना, यदि मैं बोलूँ 6 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, 6 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, तो क्या आया? 3 प्लस यहाँ 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको पता है 2 ही नंबर बचे। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो इनको हम क्या बोलते हैं? भाजक और भागफल बोलते हैं, और ये क्या है? भाज्य है, मतलब ये डिविडेंड है, और ये क्या है? डिवाइजर है, और ये क्या है? कोसेंट है। सुनते जाना बेटा, लेकिन सिंपल से शब्दों में। लेकिन यहां पर उसने बोला ए और बी का रिलेशन बताओ, मतलब 6 और 2 का रिलेशन की बात कर रहा हूं मान लो मैं, तो क्या होगा? तो मैं ये कहूंगा यार ये 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है, और इसमें 2 का भाग लगा रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब 6 को यदि तोड़ा जाए 2 × 3 में टूटा, है ना, क्योंकि 0 तो रिमाइंडर तो कुछ बच नहीं रहा। तो मैं बोलूंगा 2 और 3 में, मतलब इसके ये क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। इसको तोड़ा है मैंने 2 और 3 में, तोड़ा है कि नहीं? यदि मैं 2 का भाग लगा रहा हूं तो भागफल 3 आ रहा है, और 3 का भाग लगा रहा हूं तो भागफल
2 आ रहा है, तो मतलब ये 2 और 3 मिलके गुणा मतलब 6 बन रहा है कि नहीं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि 6 का 2 कौन है, एक गुणनखंड है। 2 इज फैक्टर ऑफ 6, समझ में आया, ठीक है। या फिर 3 के बारे में बोलेंगे तो 3 के बारे में भी क्या बोल सकते हैं, 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, समझ में आया। 3 6 का गुणनखंड है, बात समझ में आया कि नहीं। तो बस बेटा यही लिखना था हमें, ए और बी का रिलेशन क्या बोल देंगे हम, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, मतलब बी एक गुणनखंड है काय का, ए का, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से अब आगे का क्वेश्चन दिया बच्चों, क्वेश्चन यहां पर लिखा है पॉलिनोमियल, आपको बोला रियल नंबर मतलब फॉर्म बताना है। पॉलिनोमियल फॉर्म में एबीसी गुणांक आना चाहिए, एबीसी आपके कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। और दूसरी बात ए जीरो नहीं होना चाहिए। आपको एक इक्वेशन बनाना तो क्या होगा, पॉलिनोमियल बहुपद का इक्वेशन बनाना है तो क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यही होता है, बराबर में 0 होता है उज्ज्वल सेन, हाँ पक्का, बराबर में 0 लिख दूं तो बहुपद में, क्यों, इक्वल में 0 नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, इतना आता है, समझ में आया कि नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए, राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल थ्योरम, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रेंगल थ्योरम कौन सी होती, पाइथागोरस होती कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो, मतलब पाइथागोरस, पीजीटी नहीं लिखना, पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द क्लॉस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, मॉडल क्लास, ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है, मतलब बहुलक वर्ग, अरे यार उसका वो कहाँ गया कैप, क्या बोलेंगे बच्चों, मॉडल क्लास बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर लिखा व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, आपको बताना है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, और संभव की क्या होगी, असंभव, इम्पॉसिबल की क्या होगी 0, और पॉसिबल की या डेफिनेट की क्या होगी 1, निश्चित की 1 होगी, और इम्पॉसिबल की क्या होगी 0 होगी, समझ में आया कि नहीं आया। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है क्योंकि उसकी घटने के 100% चांस रहते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ, अच्छा पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपन और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वार मतलब नॉट हैपन, समझ में आया, ये घटित हो रही है और ये घटित नहीं हो रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है 1 होगा। अब घटनाएं 2 कंडीशन बनाएंगी, या तो वह घटित होगी या फिर नहीं होगी, बीच में खड़ी नहीं होगी, समझ में आया, जैसे सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब कोई बोलने लगा नहीं सर यदि वो खड़ा हो गया तो, ऐसा नहीं है, यदि होता है तो फिर डबल से करना, उस घटना को कुछ नहीं मानते, मतलब वो पॉसिबिलिटी लाती नहीं हम, समझ में आया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 1 है इक्वल टू 0 है, इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 मान लेंगे और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू एक तो 0 आ गया और एक क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 और 1 है। तो यहाँ पर बोला है आर 0 एंड 1, उन्होंने बोला कि जो आंसर है x की वैल्यू है 0 और 1, सही बोल रहा है कि नहीं, हमने भी निकाल के देखा, हमारे भी 0 बना रहे हैं, उसने बोला 0 होगा और 1 है, क्या सही है,
बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th टर्म ऑफ एपी इज -17। बोलो देखो एपी का 17, फिर लिखा सॉरी यहाँ पर लिखा 10 4 डैश डैश ऐसा लिखा गया है, और बोला है 17वां पद, नहीं यार 7 4 11 है। क्वेश्चन है 7 4 11 ऐसा है, और इसका बोला 7th टर्म कितना है, इसका कौन सा टर्म है, इसका 10वां पद -17 है, -10वां पद -17 है। तो सोचो, वैसे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं, ठीक है 7 4 और 11 नहीं होगा यार, 7 4 है, उल्टा रिवर्स में चल रही है, 7 4, इसके बाद ये आएगा 1, समझ गए ना। देखो ए का वैल्यू कितना है 7, मतलब ए का वैल्यू कितना आया 7 आया, डी का वैल्यू क्या करेंगे 4 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा कि नहीं, 3 घटा दो, इसमें 1 आ गया है ना। तो 17वां 10वां पद चाहिए, ए 10 बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो फार्मूला होता है कि नहीं, ए एन वाला। तो ए 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 7 प्लस कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, होती है 27, कितना आया -17 आ रहा है कि नहीं, बोलो 27 में 7 गए कितना आएगा, और 20 आएगा, माइनस कितना आ रहा है इसका आंसर, माइनस का 20 आ रहा है, इसमें कितना बोला है 17 है, गलत है कि नहीं, बोलो गलत है ना, समझ में आया, तो ये गलत है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें -17 सही क्यों बता रहा, चलो देखते हैं एक बार। 7 आया, 9 आया, 10 में से यहाँ पर 9 9 27, डी का वैल्यू कितना है -7, तो -7 आया, और यहाँ पर क्या है -17, घटाएंगे तो कितना आएगा -20, उसने बोला -17, गलत है, मतलब यह आंसर, मतलब -17 नहीं आ रहा है, मतलब यह क्या बोल रहा है -17 आना चाहिए, -17 नहीं आ रहा है, मतलब क्या है फॉल्स है, समझ में आया, उन्होंने गलत लिखा है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। निकाल के देखियो भैया, ऐसे रट्टा नहीं है, जैसे कई बार क्या है इन्हें वो कुछ, जैसे जो बुक लेके आते हैं आप लोग, उसमें कुछ भी लिखा रहता है, आप उसी को रट्टा मारते हैं, बोलते हैं कि ये सही है, ये इसमें ट्रू दिया, इसमें फॉल्स दिया, इसमें ये दिया वो दिया, कोई नहीं बिलीव करना है, पहले देखो उसको, पहले बुक से टैली करो उस बात को, यदि है तो ठीक है, या फिर सॉल्व करके देखो, समझ में आया, तब आएगा, ऐसे नहीं। चलिए आगे, द वॉल्यूम ऑफ कौन देखो, एक वॉल्यूम ऑफ कौन, ए बराबर 10 है क्या, उसमें कैसे 10 है, ए का वैल्यू 7 दिया है, हाँ यदि यहां 10 हो, यहां पर 7 है, 10 से कहाँ है देखो, अच्छा उसमें दिया है, हाँ यदि यहाँ 10 है तो आ जाएगा, देखो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो उसमें नहीं दिया है बुक में, समझ में आया, उसमें 10th टर्म में पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 में से कितना घटाएंगे हम, हाँ अब 10 घटाएंगे तो -27 आएगा, तो अब -17 आ जाएगा, तो सही हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्लियर, ऐसे रटने के बाद नहीं, कोई से पता चला कि उन्होंने 10 गायब करके 7 का दे दिया, तो फिर नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं, हाँ यहाँ पर उस बुक में 10 नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन वैसा आया, क्लियर। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के गए हैं एग्जाम में, उन्होंने कोई मतलब थोड़ा डिजिट चेंज करके दे दिया, तो आप उसी को लगा रहे हैं कि हम तो ये पढ़ के आए थे, वही होगा सही, नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, जो एरिया सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज रहते हैं, क्या उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। देखो बेटा सिमिलर का हमने पढ़ा है कि आकृतियां कैसी हो, सेम शेप हो, लेकिन साइज डिफरेंट हो। अब इसका एरिया छोटा सा है कि नहीं, यह छोटा एरिया है और यह बड़ा एरिया, दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, लेकिन एरिया समान नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है, दोनों का एरिया कभी समान नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट,
आगे का लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कौन, बेलन का सॉरी शंकु का आयतन चाहिए। शंकु के आयतन का सूत्र का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, उन्होंने दिया है पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा, ये सही है क्या, गलत है, तो समझ में आया ये रॉन्ग है जबकि ये सही है। समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ 4/3। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू, यह गोले का होता है। इसका आधा कर देते हैं, आधा मतलब 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा क्या 1/2, आधा करेंगे 4/3 पाई आर क्यू कर देंगे, मतलब 2 से इसको उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 2/3 पाई आर क्यू। ये किसका, अर्धगोले का, हेमीस्फीयर का होता है। समझ में आया। तो उन्होंने दिया है कि हेमीस्फीयर, अर्धगोला लिखा है और आयतन ये दिया, ये नहीं दे के क्या दे दिया उन्होंने, ये दे दिया, तो गलत है ना, ये तो पूरे गोले का होता है ना। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या करा, देखो बच्चों, हमने आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए 2022 के एमपी बोर्ड पेपर के। ठीक है। अब हम कल जो है ना बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। और पूरे क्वेश्चन करेंगे, जो रिड्यूस हो गए हैं उनको हम नहीं करेंगे, बाकी जो सिलेबस में हैं उनको करेंगे। समझ में आया बच्चों। तब आगे देखिए आपको वीडियो कैसी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दोस्तों को बताइए। यदि कोई आपको कोई डाउट आता है या कुछ भी है तो आप बताएं, कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।